नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज 4 राज्यों के परिणाम यहां पर सामने आ चुके हैं और इन 4 राज्यों में 3 राज्यों में जीत बीजेपी को मिली है, वो भी क्लीन स्वीप, एक तरफा जीत मिली है। तेलंगाना में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली, लेकिन बेहद अहम मायने हैं एक बार फिर 5 साल में जिस तरह से सरकार बदलती है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या इस बार राज बदलता है या रिवाज बदलता है, तो रिवाज नहीं बदला है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट राजस्थान में चलता रहा है वो नजर आता रहा। लेकिन इस जीत के बाद भी कई अहम चीजें थी। इस 199 सीटों की हम बात कर लें, जहां कई अहम बड़े चेहरे थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की एक तरफा जीत हुई, इसके बाद भी 3 से 4 अहम चेहरे ऐसे थे जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। तो एक कांग्रेस की बात करें, यहां पर एक तरफा चलिए बीजेपी की सरकार यहां पर बन रही है, जीत भी मिली, लेकिन करीब 70 सीटें कांग्रेस लेकर आती है। लेकिन इसके अलावा तस्वीर क्या बनती है जब 17 मंत्री हार जाए तो क्या होता है। चलिए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। आज पूरे दिन के इन परिणामों की हम बात करें और इस पर समीक्षा के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। सर, अलग अलग पैरामीटर से हम बात करें, लेकिन सबसे पहले जो मैं शुरुआत करना चाहूंगी, बीजेपी जहां 115 सीटों के साथ राजस्थान में जीत कर आई, लेकिन 3 अहम चेहरे सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, रामलाल शर्मा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जहां पहली बार लड़ने वाला भी जीत गया बीजेपी से, लेकिन लगातार जीत दर्ज करने वालों को हार का मुंह देखना पड़ा। रामलाल शर्मा का तो मैं समझता हूं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। चुनाव के मतदान के 5 से 4-5 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई चोमू में उनसे जी। तो बिल्कुल निश्चित जीत मान के चल रहे थे। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी मुट्ठी में है, थी भी। बाहर से देखने वालों को भी लगता है वो जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहते थे एक बार, हालांकि वो 135 वोट से हारे थे, लेकिन जिस तरह वो जीतते चले आ रहे थे बराबर कई चुनाव में, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नई प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मील बराला हॉस्पिटल वालों के परिवार से वो आई थी मैदान में। और जाट और यादव एक साथ वोट नहीं देते, लेकिन वहाँ एक यादव प्रत्याशी और आ गया था बसपा से, मेरी जानकारी में ऐसा है। तो वो शिखा मील बराला ने 0 से शुरू किया जी। और उसने वो मेहनत की कि जैसे बच्चा पहली बार परीक्षा में बैठता है वो मेहनत करता है, और जो बड़े कई बार जो इम्तिहान जीत जाता है वो आदमी बिल्कुल आखिरी रात को पढ़ाई पे भरोसा करता है, वो स्थिति रही। तो मैं समझता हूँ, बाकी कारण तो सामने विस्तार से आएंगे जब जाँच की जाएगी परिणामों की, लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस और शिखा मील बराला के साथ जाट वोट एकजुट होना, और साथ में उन्होंने बेतहाशा मेहनत की है, और उस में पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थी, और फिर वो जीत गई। और सतीश पूनिया पे आना चाहता हूँ मैं। सतीश पूनिया 4.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के। हालांकि ये सब जानते हैं, जग जाहिर है कि वसुंधरा राजे के पार्टी में वर्चस्व को खत्म करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था, और वो निरंतर उसमें सफल भी रहे। लेकिन बाद में चुनाव से ठीक पहले, 1 साल पहले के आसपास, उनको हटा करके सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया और उनको उप मुख्य सचेतक बनाया गया राजेंद्र राठौड़ के मातहत। अब राजेंद्र राठौड़ मुख्य सचेतक और सतीश पूनिया उप मुख्य सचेतक, दोनों राजस्थान की 2 बड़ी पॉलिटिकल अवेकन्ड कौम, राजनीतिक रूप से जागरूक कौम, राजपूत और जाट को बिलोंग करते थे। उनके नेता थे, बीजेपी के नेता थे। दोनों को अलग अलग समय पर लोग मुख्यमंत्री का प्रत्याशी मानकर चलते रहे, और शायद ये एक बड़ी वजह थी कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। इसलिए कई ऐसे कॉर्नर से जहाँ से उनको मदद मिल सकती थी नहीं मिली, कई जगह सबोटाज भी हुआ होगा। और अगर मैं समझता हूँ कि मीणा वोट पड़ जाते सतीश पूनिया को, जो कि शायद नहीं पड़े, ऐसा अंदाजा लग रहा है, तो सतीश पूनिया भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। 2 दिन पहले तक वो कह रहे थे कि मैं हर हाल में सीट निकाल लूँगा। पिछली बार वो जीते थे, उससे पहले वो लगातार 2-3 चुनाव हारते रहे थे। वो पिछली बार जब जीते थे तो उसको अगर एक्सेप्शन मान लिया जाए, 2-3 चुनाव हारने के बाद जीतना, तो वो अब एक्सेप्शन ही माना जाएगा, अब जिस तरह हार गए इस बार। राजेंद्र राठौड़ की हार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चूरू से लड़ते थे, चूरू छोड़ के तारानगर पुरानी सीट पे गए अपनी, और नरेंद्र बुढ़ानिया उनके सामने आ गए जो सांसद रहे हुए। दिग्गज चुनाव लड़ना जितना राजेंद्र राठौड़ जानते हैं उतना नरेंद्र बुढ़ानिया भी जानते हैं। अब तक क्या था कि चूरू से लड़ते थे, मंडेलिया उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हिंदू मुस्लिम भी हो जाता था। मंडेलिया पैसा जरूर फेंकते थे, लेकिन वो चुनाव लड़ना उस तरह नहीं जानते थे, रणनीति और बनाना और राजनीति करना उनको नहीं आता था।
यहाँ जो व्यक्ति सामने आया वो रणनीति भी कर रहा था, राजनीति भी कर रहा था, और दो घटनाएं वहाँ हुई हैं। मैं नहीं समझता कि कितना उनका योगदान है। एक तो वो चंद्रशेखर बैद को बीजेपी में लेके आए तारानगर से। चंद्रशेखर बैद, चंद्रमल बैद के बेटे वित्त मंत्री रहे हुए बरसों तक कांग्रेस की सरकार में, उनके बेटे खुद भी राज्य मंत्री रहे हुए, खुद भी मंत्री रहे हुए, और उनको कहा गया कि आपको सरदार शहर की सीट से चुनाव लड़ा जाए। दोनों जगह तेरापंथी जैन समाज के गढ़ हैं, तो सरदार शहर चले जाते शहर से। लेकिन जैसे ही उनको टिकट दिए जाने की बात हुई, वैसे ही राजकुमार रेणवा को लेकर विप्र फाउंडेशन, विप्र समाज के लोग उज्ज्वलित हुए और उन्होंने वो टिकट अंततः रेणवा को दिला दिया, राजकुमार रेणवा को। अब रेणवा के टिकट को कटवाने की कोशिश करना मान लिया गया उनका चंद्रशेखर बैद के लिए, और चंद्रशेखर को बैद को मिल भी नहीं पाया टिकट। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है दो समाजों में, मैं नहीं जानता, अध्ययन करने पता लगा, मेरा अनुमान है केवल इसका बड़ा योगदान रहा होगा। और ये दो समाज आमतौर पे राजेंद्र राठौड़ के साथ ही रहते। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार 2 बार चुरू से वो जीतते आ रहे थे, जीत उनकी तय ही थी। क्या वो अपनी मर्जी से गए तारानगर, या कोई रास्ता नहीं था इसलिए तारानगर भेजा गया, और ये कॉन्फिडेंस था कि हम तो कहीं से भी लड़े क्योंकि पहले भी जीत दर्ज कर चुके, तो हम यहाँ से भी सीट निकालेंगे। तारानगर से पहले जीते हुए हैं वो, और तारानगर वो चुनाव लड़ना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ना जानते हैं, उनके पास कला है चुनाव लड़ने की। इसलिए ऐसा व्यक्ति गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, जो घोड़े पे नहीं चढ़ेगा गिरे कैसे। तो ये वो तो शह सवार थे और जीतते रहे हैं, जीतना जानते हैं, इसलिए उनको तारानगर पुरानी सीट पे भेजा गया। उस वक्त जब भेजा गया तब ये था कि अगर वो चुरू से लड़ते तो ही नरेंद्र मुरारी भी उनके साथ चुरू से लड़ते, उनके सामने कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने ये तय कर लिया अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, नरेंद्र मुरारी को लड़ाएंगे, इसलिए वो उनकी एक चॉइस तारानगर इसलिए भी रही होगी मेरा मानना है। पर कांग्रेस ने नरेंद्र मुरारी को वहाँ भेज दिया, और वहाँ से नरेंद्र मुरारी जो सांसद रह चुके कांग्रेस के, बड़े दिग्गज हैं, खुद भी नाम है उनका, और वोटों को कंसोलिडेट करना जानते हैं। जैसे खुद राजेंद्र राठौड़ जानते हैं वैसे वो भी जानते हैं। इसलिए टक्कर दो बराबर के योद्धाओं में हुई, और वो वजह तो धीरे धीरे सामने आएंगी कि कैसे राजेंद्र राठौड़ हारे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के दावेदार थे, प्रमुख चेहरा था बीजेपी का। और बड़ी बात ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों अहम चेहरे, बड़े चेहरे, और दोनों की यहाँ पर हार हुई। सतीश पुनिया और हम राजेंद्र राठौड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जीत हार तो हुई, लेकिन अब यहाँ पर कितने अंतर से हो ये भी अहम हो जाता है। 199 में से कुछ सीटें हैं, करीब 5 ऐसी सीटें हैं अनिल जी, जैसे कोटपुतली हो गया, कठुम्बर, हवा महल, भीनमाल और गोपी चंद मीणा की जहाजपुर, जहां से गोपी चंद मीणा जीते हैं। ये जो आंकड़े सामने हैं, 1000 से भी कम, कहीं पर 409, कहीं पर 321, ये वोटों का अंतर क्या कहता है? हमने पेनल्टी काउंट करते समय बताया था कि पिछले चुनाव में भी 10 सीटें ऐसी थी जो 154 वोट से तो आसीन जीती थी पहले बीजेपी ने। ऐसे 500 से 600, 700, 800 से 10-12 सीटें हमेशा होती हैं। इस बार कम है, इस बार जनता ज़्यादा डिसाइसिव हुई है। लेकिन जैसे धीरज गुजर हार गए 580 वोट से, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चलेगी। हवा महल में तो 18 राउंड तक कांग्रेस जीत रही थी, बाल मुकुंद आचार्य हार रहे थे। सबसे दिलचस्प जो रिजल्ट आया ना, इंटरेस्टिंग, वो हवा महल ही है इस 199 सीटों में, जहां हर एक राउंड में वो पीछे थे, हार रहे थे, डिफरेंस बहुत ज्यादा था, और उसके बाद जब आखिरी में परिणाम आता है तो वो जीत गए। एक आध चैनल ने तो चला भी दिया था कि कांग्रेस जीत गई, आर तिवारी जीत गए, लेकिन उसके बाद उसको पीछे लेना पड़ा बात को, और नए सिरे से इनकी जीत की खबर चली। लेकिन ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 1000 वोट से जीते नहीं, 974 वोट से जीते हैं बाल मुकुंद आचार्य। बिल्कुल आखिरी के 2 राउंड ने उनकी बाजी पलट दी। उससे पहले 18 राउंड तक वो लगातार हारते चले आ रहे थे और कांग्रेस जीती चली आ रही थी। ऐसे ही हंसराज पटेल बीजेपी के बिल्कुल नए थे, बगावत भी हुई बीजेपी में, उसके बाद 321 वोट से वो जीत गए राजेंद्र यादव से। कठुमर से रमेश खींची बीजेपी के जीते हैं, 409 वोट से जीते हैं, संजना जाटव को उन्होंने हराया। भीनमाल से समरजीत सिंह 1027 वोट से जीते हैं, पूरा राम चौधरी बीजेपी को हराया उन्होंने, कांग्रेस के समरजीत सिंह। तो 5 में से 4000 वोट से कम जीतने वाले बीजेपी के हैं, यानी कि 300 से 400 से 600 800 से जो जीते हैं 5 लोग, उनमें से 4 ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस के ऐसे हैं। और अधिक वोटों से जीत पे सबसे हाईएस्ट विक्ट्री, सबसे सेफेस्ट सीट पर सबसे पहली लिस्ट में नाम आने वाला दिया कुमारी का सांसद थी राजसमंद से, वो विद्याधर नगर से जीती है 71,000 वोट से।
और ये सबसे बड़ी जीत है राजस्थान की, जो वोटों के डिफरेंस की बात करते हैं, 71,368 वोटों से जीतना। हालांकि उन्होंने पहले ही दावा किया था कि 50,000 प्लस वोटों से मैं जीत दर्ज करूंगी विद्याधर नगर सीट से, और करके भी दिखाया। लेकिन ये तो आंकड़ा 71,368 पर पहुंच गया, जबकि बहुत सवाल भी उठ रहे थे। दिया कुमारी को लाया गया, हालांकि तरफ ये कहा जाता है कि सेफ सीट है, कि जीत जाएंगे इसलिए लाया गया। दूसरी तरफ कह रहे थे कि हर बार विद्याधर नगर सीट के साथ ऐसा होता है कि बाहर से लाया जाता है, कैंडिडेट उतार दिया जाता है, लेकिन फिर भी जनता वहां की जो जनता है वो तो वोट देती है, यानी कि उनकी पसंद का है। देखिए, वहाँ राजपूत कम्युनिटी का वर्चस्व है, और राजपूत नरपत सिंह राजवी जीते थे, भरत सिंह शेखावत ने के दामाद, वो भी इसी वजह से जीते थे। और राजपूत कम्युनिटी जो शेखावटी से लोग आते हैं, और राजपूत सभा का काफी, समाज का काफी वर्चस्व है वहाँ पे, वो एक आवाज दे देते हैं, तो राजपूत और राजपूतों के साथ जुड़ी हुई जातियाँ सब वोट देती हैं। दिया कुमारी का क्रेज भी है, खुद भी एक राजकुमारी है, जयपुर की राजघराने की हैं, तो इसलिए क्रेज भी है, सांसद भी रही है वो, अभी तक तो सांसद ही है, तो वो राजसमंद की, तो इसलिए वो अपने पर्सनालिटी के बूते पर, बीजेपी का गढ़ होने के बूते पर विद्यानगर से 71,000 वोट से जीत गई। बिल्कुल, क्योंकि हम ये वोटों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं अनिल जी, 50,000 प्लस वोटों की बात जब हम कर रहे हैं, तो 9 सीट ऐसी हैं। कौन से कैंडिडेट जो जीते, कितना अंतर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनिल जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे 50,000 से ऊपर का जो जीत का मार्जिन है उसे लेकर, जिसमें सबसे आगे दिया कुमारी रही, जहां उनके 71,368 वोटों से वो जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन इसके बाद 84 से राजकुमार रौत की अगर हम बात करें, बाप से, जहां से 69,166 वोटों से वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जबकि पिछले बीटीपी से चुनाव लड़ा था। इस सीट में इतना मार्जिन कैसे? देखिए, वो तो लोकप्रिय थे अपने इलाके में, बीटीपी को उन्होंने शिकस्त दी। बीटीपी ने कहा कि दोबारा चुनाव में लड़ेगा एक आदमी जो एमएलए बन गया, वो इस बात पे वो बीटीपी से बाहर आ गए। नई पार्टी बन गई, आदिवासी पार्टी, और भारतीय आदिवासी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, और मुख्य टक्कर बीजेपी और उनके बीच ही रही। कांग्रेस तो इरेलेवेंट हो गई, और जो आदिवासियों की पार्टी कहलाई, आदिवासियों ने उसको ओन किया, स्वीकार किया उसको, और उस आदिवासी पार्टी मानकर उसके साथ कंसोलिडेट कर दिया अपने वोट। इसके बाद अगर हम शाहपुरा की बात करें, जयपुर के शाहपुरा की, जहां से मनीष यादव ने जीत दर्ज की, 64,908 वोटों का अंतर है। हाँ, लेकिन वो आलोक बेनीवाल निर्दलीय के सामने 64,000 वोट लेके आए हैं। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे गई है, उपेंद्र यादव जो खड़े हुए थे बीजेपी के, वो तीसरे नंबर पे गए, बहुत पीछे गए मेरे ख्याल से। शाहपुरा से 2 बार मनीष यादव पहले हार चुके चुनाव, एक बार कांग्रेस टिकट पे, एक बार निर्दलीय। अब इस बार वो आलोक बेनीवाल और उनके बीच टक्कर थी, त्रिकोण संघर्ष नहीं बन पाया उपेंद्र यादव की वजह से, इसलिए वो सीधे जीते। मार्जिन इसलिए भी बढ़ गया, मार्जिन भी बढ़ गया। प्लस राव राजेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। राव राजेंद्र सिंह क्योंकि राजपूत हैं, वहाँ के राव माने जाते हैं, उस इलाके के राज परिवार से आते हैं, तो राजपूतों का वोट जाट को नहीं पड़ता आमतौर पर कह रहा हूँ मैं। और चूंकि आलोक बेनीवाल पहले एमएलए रहे 5 साल तक, तो राजपूतों ने एक जाट विधायक के 5 साल के कार्यकाल को देखा है। उसके बाद शायद मुझे अनुमान है कि राव राजेंद्र सिंह के समर्थकों ने सबने मनीष यादव को वोट दिया होगा। राव साहब खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, तो भी नेचुरल कोर्स में राजपूतों का वोट आलोक बेनीवाल को नहीं जा सकता था, इसलिए वो कंसोलिडेट हो गए कांग्रेस के वोट प्लस राजपूतों के वोट। ऐसा मुझे भीलवाड़ा के जो सहाड़ा सीट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। लादूराम पितलिया बीजेपी से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, 62,519 वोटों का डिफरेंस था। और यही लादूलाल पितलिया है जो उपचुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा हाईलाइट रहे हैं, जब उस समय उन्हें टिकट नहीं मिला था, पहले वो कहते निर्दलीय खड़े होंगे ऐसे में। लेकिन ये जीत का मार्जिन जो बढ़ा, उसकी वजह क्या थी? कि कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद नहीं किया, या फिर बीजेपी के साथ जाना था इसलिए जनता साथ आई? कांग्रेस ने क्या किया कि जो दिवंगत विधायक थे उनकी पत्नी को टिकट देकर के चुनाव जिता लिया, उपचुनाव। अब इस बार उनकी पत्नी का टिकट काट के उनके भाई को, राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया। तो परिवार डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में। परिवार के एक हिस्से ने अपने को टिकट नहीं पाते देख करके, अपने से टिकट छीने जाने को देख के साथ नहीं आए। और लादूलाल पितलिया जो है वो, मैं ये पर्सनली जानता हूँ, पूरे 5 साल उन्होंने अपने इलाके में बहुत काम किया है, बहुत समाज सेवा की है, और काफ़ी साधन संपन्न व्यक्ति हैं। ओसवाल जैन हैं, और जैन समाज जिस तरह उद्यत रहता है सेवा करने में, उसमें वो अग्रणी रहते हैं। और मुझे कुछ दिन पहले उधर जाने का मौका मिला, तो वहाँ विनायक विद्यापीठ एक रास्ते में एक गाँव में, उस गाँव पे मैं जब वहाँ से निकल रहा था, वहाँ मिला तो बताया कि लादूलाल पितलिया ने तो पूरे 5 साल ही सेवा की है, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, लोगों के दिन रात आड़े आते रहे हैं, और लोग उनकी जीत की कामना कर रहे थे। तो मुझे लग गया था
कि वो इतने अधिक अच्छे वोटों से जीत सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर झालरापाटन से वसुंधरा जी का जीत तय ही थी, 53,000 वोटों से हाँ। वो जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। बेंगू से डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने जीत दर्ज की, 50,661 का ये डिफरेंस था। सूरतगढ़ से डूंगरराम गेदर कांग्रेस से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, 50,459। लेकिन झोटवाड़ा सीट राजवर्धन राठौर शुरुआती तौर पे तो वो पीछे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि जीत ना सके, लेकिन इसके बाद जो आंकड़ा बढ़ा 50,167 का है ये अंतर। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं सुरेश धाकड़ की बात पे आता हूँ। बेगू पे राजेंद्र विदुड़ी जो वहां से एमएलए थे, वो दिल्ली के रहने वाले मूल थे और जब पहली बार चुनाव लड़ने आए थे 3 चुनाव पहले, तो बेगू का रास्ता भी नहीं जानते थे। वो आगे निकल गए, पीछे चाय वाले ने बताया कि रास्ता पीछे छूट गया है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ने लगातार चुनाव जीता कई बार, और हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक कोई गांव का आदमी उनसे कुछ मांग रहा है और वो उसकी पगड़ी रख दी उसने उनके पाँव पे, तो पगड़ी को लात मार दी। ये वीडियो बड़ा चर्चित रहा था क्योंकि ये बड़े एरोगेंट थे और उनकी बात काफ़ी वहाँ पर चर्चा में थी कि वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते लोगों में, और हिंदुस्तान सिंह के गेस्ट हाउस में जिस तरह की वारदातें होती थी, बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, लोगों को जाना पड़ता था उनके पास, तो उसको लेके वहाँ पर माहौल तो खिलाफ था ही। सुरेश धाकड़ पहले भी यहाँ से एमएलए रहे हुए हैं, उनको पास उनकी पकड़ थी क्षेत्र में, उन्होंने लोगों के गुस्से का भी फायदा मिला, उनकी खुद की पकड़ और बीजेपी का भी फायदा मिला। बिल्कुल। और राजवर्धन राठौड़ में कैंडिडेट बिल्कुल नया था, अभिषेक चौधरी, और आशु सिंह सुरपुरा खड़े हुए थे। उनको मुझे नहीं पता अभी कितने वोट मिले, हमें जानकारी नहीं, लेकिन उनके वोट बढ़ते तो राजवर्धन सिंह राठौड़ खतरे में आते। आखिरी समय वहां पर मेरा अनुमान है कि जाट राजपूत हो गया। ये सीट जाटों के पास रही है। प्रदेश के एक मंत्री वहां से चुनाव लड़के जीतते रहे हैं, इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अभिषेक चौधरी बिल्कुल नया चेहरा, शायद राजनीति से आया हुआ चेहरा वहाँ उतार दिया गया और कंसोलिडेट होने लगे जैसे जैसे जाट, वैसे वैसे चूंकि राजपूत सभा भवन और वहाँ से जो राजपूतों की सभा होती है, वहाँ सलवड़ी ने, महावीर सिंह सलवड़ी ने और बाकी राजपूत समाज नेताओं ने आखिरी समय मोर्चा संभाला और ये अपील की कि ये सीट कहीं ऐसा नहीं हो कि हम आशु सिंह सुरपुरा और राजवर्धन में बढ़ जाए और सीट वो लेके चल जाए अभिषेक चौधरी। वो अपील का बड़ा असर हुआ लास्ट के 3 दिनों में, और राजवर्धन ओलंपियन रह चुके हैं, रजत पदक विजेता, निशानेबाजी में उनका निशाना लग गया। बिल्कुल निशाना लग गया और 50,167 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। आई होप कि अगर वो, क्योंकि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है राजस्थान में कैबिनेट फॉर्म में उनको भी कोई मंत्रालय मिले, इतने सीनियर व्यक्ति को नई जिम्मेदारी में विधायक के तौर पर और मंत्री का पद बिल्कुल पहले रह चुके हैं केंद्र में, और वो सेना से आए हैं, कर्नल रहे हैं, तो सैनिक कल्याण विभाग भी हो सकता है, खेल विभाग भी हो सकता है, कई ऐसे विभाग हैं और सूचना प्रसारण विभाग को संभाला हुआ उन्होंने दिल्ली में, केंद्र में, भारत में सरकार के, तो ऐसा एक मंत्रालय कोई भी उनको मिल सकता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनकी जीत को देखते हुए। उनका जो एक्सपीरियंस है वो राजस्थान के लिए काम आएगा। एक्सपीरियंस, और वो बहुत अनुशासित हैं, सेना में रहे कर्नल, बिल्कुल बहुत अनुशासित हैं, और खेल में बड़ा स्टेमिना है उनके पास, तो वो मेहनत भी बहुत करते हैं, मेहनत भी उन्होंने बहुत की इस चुनाव में। बीजेपी की जब पहली सूची 41 नामों की आई थी, उसमें 7 सांसदों के नाम आना, और उस समय भी बड़ा नामों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध था, नाराजगी थी, सब कुछ, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा था कि सांसदों को उतारा है तो कुछ स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने उतारा होगा, लेकिन अब ये इनका भी किस तरह कह सकते हैं कि एग्जाम है कि क्या ये पास हो पाते हैं या फेल होते हैं। 7 सांसदों में 3 को हार का सामना करना पड़ा और 4 ने जीत दर्ज की, जिसमें बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राजवर्धन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा जीतने में कामयाब रहे। किरोड़ी लाल मीणा तो राज्यसभा सांसद थे, उनका कार्यकाल मार्च में शायद पूरा होने वाला है, तो इसलिए उनको या तो लोकसभा चुनाव लड़ना था मई में, या फिर अभी विधानसभा चुनाव लड़के चले गए। पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, हो सकता है दोबारा बन जाए। बिल्कुल। और बाकी 6 जो सांसद थे वो लोकसभा से थे, पॉपुलर वोट से चुन के गए हुए थे। उनमें से देवजी भाई पटेल चुनाव हार गए, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी चुनाव हार गए, और नरेंद्र सिंह कीचड़ चुनाव हार गए। लेकिन 3 बाबा बालकनाथ, राजवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी, तीनों सांसद चुनाव जीत गए हैं। तो जो 3 हारे हैं उनमें 2 के बारे में तो मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है कि वो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी का हक मार के आए थे, ऐसा वहां प्रचार हो गया। परसेप्शन होता है, पब्लिक परसेप्शन, वो परसेप्शन था। तो दानाराम और जीवाराम 2 लोग टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, और दोनों को साथ लेके गए थे देवजी भाई पटेल दिल्ली, इनमें से किसी एक को दे दो, और मिल गया देवजी भाई पटेल को। उन्होंने मांगा नहीं मांगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन दे दिया गया।
तो दानाराम और जीवाराम ने जब सांचौर में प्रवेश किया 10,000 आदमियों की रैली निकली, कम से कम भी 100 से अधिक कारें और 200 से अधिक मोटरसाइकिलें उनके पीछे थी। हमने पेनल्टी कॉर्नर में दिखाया भी था उस रैली को, और तभी लग गया था कि बगावत होगी, और बगावत के बाद दानाराम और जीवाराम ने तय कर लिया कि इस बार जीवाराम लड़ेंगे चुनाव। तो जीवाराम पहले भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, एक बार पहले भी उनका टिकट कट चुका है। तो अब इस बार उन्होंने जिस तरह जोर आजमाइश की, देवजी भाई पटेल हार गए सांसद रहते हुए जालौर की सीट से। ऐसी स्थिति किशनगढ़ में हुई कि अजमेर से सांसद थे भागीरथ चौधरी, किशनगढ़ के पहले एमएलए रह चुके। विकास चौधरी पिछला चुनाव में 65,000 वोट लाए थे बीजेपी के टिकट पर, 5 साल मेहनत कर रहे थे, उनकी जगह भागीरथ चौधरी को टिकट दे दिया गया। भागीरथ चौधरी को सांसद रहते हुए टिकट दे दिया गया, तो सांसद भी भागीरथ चौधरी, विधायक भी भागीरथ चौधरी, सब कुछ भागीरथ चौधरी। ये सवाल उठा, और वहां पर सुरेश टांक निर्दलीय एमएलए थे। तो अंत में सुरेश टांक को जीतते देखकर जाट वोट कंसोलिडेट हो गया डॉक्टर विकास चौधरी के साथ, क्योंकि नौजवान है, अजमेर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल उन्होंने मेहनत की, और वो छोटे से 4-5 हजार वोटों से शायद जीते मेरे ख्याल से। लेकिन जाट वोटों ने अंत में पोलराइज होकर के विकास चौधरी को जिताया कि भागीरथ चौधरी को फिर देख लेंगे लोकसभा चुनाव में आएगा, तो अभी सुरेश टांक को रोकना है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थे। बिल्कुल, और इसलिए भी यहाँ पर जीत हार तय करने में जनता ने कई फैक्टर्स काम किए, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूव किया जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल। और भले यहाँ लाख दावे किए जा रहे हो कि जनता इसके साथ जाएगी, उसका जनता भी समझदार थी, जो चाहिए सरकार को जो देना दो, लेकिन हमें जो फैसला करना है वो हम करेंगे। लेकिन इस पूरे परिणाम में अगर हम बात करें राजस्थान के, कांग्रेस के 17 मंत्रियों की हार, ये क्या दर्शाती? एक तरफ से हार का सामना सभी को करना पड़ रहा है, जबकि दावे सबके थे। आखिर अपने क्षेत्र में तो कम से कम इतनी पकड़ होगी, या फिर कोई और वजह, ऐसी लहर जिसने सभी मंत्रियों को अपने साथ ले लिया और हार का मुंह दिखाया? देखिए, 17 मंत्री नहीं हारे, बहुत सारे एमएलए भी हारे सिटिंग। हार की वजह वो है, कांग्रेस की हार की वजह, क्योंकि उन्होंने 5 साल जो राज किया कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ने सब विधायकों को, मंत्रियों को कह दिया ये चीफ मिनिस्टर अपने इलाके के। तो वो जो चीफ मिनिस्टर थे अपने इलाके के, उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री दिखाई, उसका ये परिणाम है। लोग खफा भी थे, लोग, उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी थी। गहलोत की नहीं होगी एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की नहीं होगी, लेकिन सरकार का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे थे, सरकार के नाम पर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, काम कर रहे थे, एग्जीक्यूशन कर रहे थे, चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, उन सबके फैसले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, थाने में जाकर के कार्रवाई, ये सब बहुत थे। तो इनकी वजह से सिटिंग एमएलए भी और सिटिंग मिनिस्टर भी हारे। खास तौर पर प्रमोद जैन भाया का हारना बड़ी घटना है। प्रमोद जैन भाया इतना सामाजिक काम करते हैं, उनकी पत्नी इतना सामाजिक काम करती है। उन्होंने अभी विवाह कराया था, सैकड़ों हजारों जोड़ों का विवाह कराया था, 1700 जोड़े, पता नहीं कि 17,000 जोड़े कितने थे, याद नहीं मुझे ठीक से। लेकिन सामाजिक रूप से इतना सक्रिय रहने वाला व्यक्ति भी चुनाव हार गया बीजेपी से, ये बड़ी बात है। प्रमोद जैन भाया की हार को मामूली हार नहीं माना सकता। हालांकि जीत गए शांति धारीवाल, पर वो भी मार्जिनल विक्ट्री है। कोटा के विकास पुरुष कहे जाने वाले, जिन्होंने कोटा में इतनी खूबसूरती ला दी, इतना पैसा लगाया जिसकी कोई सीमा नहीं। कोटा वो राजस्थान के दूसरे बड़े शहर उदयपुर, जोधपुर, अजमेर ईर्ष्या कर सकते हैं कोटा से, जितना काम शांति धारीवाल ने वहाँ किया। लेकिन इसके बावजूद बहुत मामूली वोटों से वो जीत पाए प्रहलाद गुंजल से, बीजेपी के। तो ये पर्सनल रीजन, पर्सनल आप कैसे एक्ट करते हो, 5 साल एक्सरसाइज कैसे करते हो, जनता के साथ व्यवहार क्या है आपका, और जनता की जो अपेक्षाएं हैं आपसे वो पूरी करते हो नहीं करते हो, या जनता को उपेक्षित करते हो, ये सब बातें भी होती है। इसमें विधायक भी बहुत सारे हारे हैं, तो मंत्री भी थे, वो विधायक भी थे और मंत्री भी थे। ममता भूपेश भी हारी हैं, ऐसे कई हारे हैं। जी बिल्कुल। और सिविल लाइन सीट प्रताप सिंह खाचरियावास, शुरुआती तौर से दावे यही थे कि वो जीतेंगे, लेकिन गोपाल शर्मा का भी जब आना था तब भी कॉन्फिडेंट थे प्रताप सिंह कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर गोपाल शर्मा की जीत। गोपाल शर्मा पत्रकार भी हैं, महानगर टाइम्स अखबार निकालते हैं, जयपुर के वेल नोन फिगर हैं। वो सांगानेर सीट पर उन्होंने तैयारी की थी पिछले 5 साल में। सांगानेर सीट पर उनका दावा था, आरएसएस के रहे हैं, वो वीरेंद्र सिंह शेखावत के करीबी रहे हैं, लेकिन उनको टिकट एन वक्त पर सिविल लाइन से दिया गया। लेकिन सिविल लाइन्स में मैंने, जैसा कि पेनल्टी कॉर्नर में जिक्र किया, उन्होंने अपने भाषणों में कहा मैं हसनपुरा इलाका है जिसमें मुस्लिम हैं बहुत सारे, उसके जुड़ी हुई कॉलोनी में कहा कि हसनपुरा का नाम हरिनगर कर दूंगा, और एक तरह से हिंदू मुस्लिम हो गया था। मैं तो बल्कि अचरज में था कि हमारी काम वाली जो अनपढ़ है, उसने हमारी माता जी को कहा कि मैं तो मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस, मैं तो फूल पे निशान पे वोट लगा के आऊँगी, टिकट लेके आऊँगी, वोट ठप्पा लगा के आऊँगी। तो वो इस तरह हवा फैल गई थी कि मुस्लिम परस्त पार्टी है कांग्रेस, और इसी वजह से जो प्रताप सिंह खाचरियावास के करीबी कई लोग थे, उन्होंने वोट बीजेपी को दिया। भले वो उनके साथ घूमते भी रहे आंखों की शर्म की वजह से,
पर वोट वो बीजेपी को देके आए। लेकिन परकोटे के जो 3 अहम सीट, हम जब बात करते हैं हवा महल, किशनपोल हो गई, आदर्श नगर हो गई, यहाँ पर एक वोट बैंक है पर्टिकुलर जो कांग्रेस के साथ ही जाता है और कांग्रेस को ही जीत मिलती है। और इस परकोटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना, लेकिन जीत यहाँ से सिर्फ हवा महल से मिल पाई, वो भी शुरुआती दौर में हार। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम किया, और अगर जो हवा महल में फैक्टर काम किया तो फिर आदर्श नगर, किशनपोल कैसे अछूते रह गए? नहीं, देखिए तीनों जगह, जिसको ये लोग एम फैक्टर कहते हैं बीजेपी के लोग, तीनों जगह 1-1 लाख वोट मुस्लिम मतदाताओं के थे। और हिंदू मुस्लिम जिस तरह हवा महल में हुआ, आखिरी समय में जाकर पासा पलट गया, वैसा आदर्श नगर में और इधर नहीं हो पाया। किशनपोल में तो जो कैंडिडेट थे बहुत लेट, तो उनको टिकट दिया गया। वो बंटवारा थे, उन्होंने पहले खुद नहीं एक दूसरे व्यक्ति को जिसको टिकट मिलना था बीजेपी के पार्षद रहे व्यक्ति को, उनके खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे और समाज में ये चोरी की, समाज में ये गबन किया, ऐसे। अब अपने ही समाज के लीडर्स को का विरोध किया, टिकट नहीं मिले और खुद ने टिकट हासिल कर लिया, तो फिर वो लोग कहाँ तक साथ देते? समाज बिखरा रहा, हिंदू के नाम पर कंसोलिडेट नहीं हुआ। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी उन्होंने। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते तो शायद आज तस्वीर कुछ और। रवि नहर के केस में मैं कहना चाहता हूँ, रवि नहर ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने जब गाय को लेकर के 2 गायें मर गई उनके अपने चुनाव क्षेत्र में, उनके अपने चुनाव कार्यालय के वहाँ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें रोने लग गए और कहा मुझे गोली मार देते, मेरी गायों को क्यों मारा। उन्होंने गायों को मारने का आरोप लगा दिया कांग्रेस पर। इस बात की रिएक्शन हुई है और कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने भी, जो 2 मुस्लिम उमर दराज और खड़े हुए थे पप्पू कुरैशी, उनको बैठाया इन 2 इलाकों में। इसकी वजह से भी वोट बंटने से बचा। और मेरी पर्सनल जानकारी में एक बात और है जो मैं आज कहना चाहता हूं कि रवि नैयर का पूरा पंजाबी समाज और पूरा अन्य समाज बहुत सम्मान करता है और उनको वोट भी भरपूर दिए गए, लेकिन उनके कार्यालय पर संघ के लोग संचालित कर रहे थे और वहां पर कोई भी मुस्लिम चला जाता, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख मुस्लिम वोट हैं, तो 200-500 लोग तो होंगे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम होंगे, उनको भी वहां से हटा दिया जाता कि भाई इस कार्यालय में मुस्लिम नहीं आएगा, आप फील्ड में काम करो। और एक ऐसा व्यक्ति रवि नैयर के बहुत ही करीब था, उसने खुद ने मुझे बताया कि जब मैं वहां गया और मुझे ये इशारा किया गया कि भाई साहब आप दफ्तर में मत बैठो, आपका बैठना उचित नहीं है, तो इससे वो रिएक्शन भी होता है। और वो जो कुछ मॉडरेट मुस्लिम होते हैं जो वोट देते हैं, 1000-2000 वोट देते, फिर भी बीजेपी ने मान लिया कि हमें वोट नहीं मिलेंगे मुस्लिम के, और इस वजह से जो पर्सनल फ्रेंडशिप के लोग भी थे वो भी रवि नैयर से दूर हो गए। और गाय की मौत को गाय की हत्या कह करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें रोए, बहुत सारी बातें ऐसी हुई। इसका नुकसान हुआ, वरना वो व्यक्ति जिसने बम धमाकों में मारे गए लोगों के बच्चों की शादियां करवाई, कई साल तक उनके परिवारों को पालने पोसने में सहयोग किया, खड़ा रहा उनके साथ, इसी परकोटे में बम धमाके हुए थे। और वो व्यक्ति हार जाए चुनाव बीजेपी के टिकट पर, ये बात मामूली बात नहीं है। और इस जैसे कि चुनाव राजस्थान के रहे हैं अनिल जी, इसमें समीक्षा के लिए तो बहुत वक्त चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन एक सवाल जरूर है, उस सीट को हम छोड़ नहीं सकते डॉक्टर सीपी जोशी नाथ द्वारा। जी देखिए, सीपी जोशी पहले भी एक बार हारे हैं। हाँ। 1 वोट से हारे थे, कल्याण सिंह से। बिल्कुल, वो राजपूत कैंडिडेट थे कल्याण सिंह। अब उनके सामने उनसे बड़ा राजपूत, जिसको मेवाड़ राजघराने का प्रतिनिधि, महाराणा प्रताप का वंशज कहा जाता था, हल्दी घाटी के इलाके में महाराणा प्रताप के वंशज चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पर, विश्वराज सिंह। और महाराणा मेवाड़ पहले सांसद रहे हुए हैं। महाराणा मेवाड़ इसलिए कहता हूं कि लोग महाराणा मेवाड़ी कहते हैं महेंद्र सिंह जी को, हालांकि अब वो लक्ष्यराज सिंह और उनका अरविंद सिंह जी का परिवार है, वो काबिज है संपत्तियों पर और कई सारी चीज़ों पर दोनों विवाद चल रहा है। लेकिन महाराणा मेवाड़ के वंशज उदयपुर से नहीं लड़े, राजसमंद से लड़े, उस इलाके से जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बिल्कुल अनिल जी, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी बीजेपी की सीट, जिस तरह से बीजेपी ने तीनों राज्यों में फतह हासिल की, एक फाइनल कमेंट। देखिए, ये देश, इस देश की जनता, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया, हिंदी भाषी बेल्ट, हम लोग सदियों से हीरो वर्शिप के लोग हैं। हमें कोई राम चाहिए, कोई कृष्ण चाहिए, कोई गांधी चाहिए, जिसके नेतृत्व में हम लड़ें, जिसके नेतृत्व में हम एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, जिसको अपना महानायक मान लें। तो आज देश में क्या मोदी महानायक हो गए और उनके विकल्प का अभाव है। तो जब महानायक आकर खुद अपील कर रहा है, अपने आप को झोंक रहा है
और सामने वाला व्यक्तित्व जो वोट मांग रहा है वो ठीक है, हमारी सहूलियतों के आधार पर हमें सुविधाएं दी उसके आधार पर मान रहा है, लेकिन जब भावनात्मक उद्वेलन हिंदुत्व का आया, अनुच्छेद 370 का आया, या श्री राम के मंदिर का आया, या समान नागरिक संहिता का आया, जनसंख्या नियंत्रण का आया, ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिसमें आज एक बात फैल गई है आमतौर पर हिंदुओं में धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, मुस्लिमों का राज हो जाएगा, कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है। इसके कारण बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मार्जिनल बॉर्डर लाइन पर जो हिंदू था, जो आमतौर पर कांग्रेस को भी वोट दिया था, बीजेपी को दिया था, वो बॉर्डर लाइन से हट करके बीजेपी की तरफ झुका है। और पर्चे लीक कांड का भी मैं कहना चाहता हूँ, जो 18 साल से 22 साल का उम्र का जो नौजवान था, पहली बार वोट दिया, उसको बहुत अपील की ये बात, और पर्चे लीक कांड की वजह से उसकी कई बार परीक्षाएं रद्द हुई और कई गलतियां कांग्रेस ने की है पिछले 5 सालों में। इस पर तफसील से बात करेंगे कि किस तरह अपनी पार्टी के लोगों को वो स्थान नहीं दिया, वो महत्व नहीं दिया, वो पद नहीं दिए, 16 यूआईटी खाली रखी, बहुत सारी बातें हैं कहने को। क्योंकि कई बार फैसले और खुद की भी गलतियां हो जाती हैं निर्णय लेने में भी, और उसका लेकिन एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, लोकेश शर्मा ओएसडी मुख्यमंत्री के 5 साल से ओएसडी रहे, आज वो टिकट चाहते थे बीकानेर से, पहले टिकट चाहते थे भीलवाड़ा से, वो अलग आते उनको टिकट नहीं मिल पाया। आज उन्होंने हमला बोला, एक लंबी चिट्ठी लिखी है, अशोक गहलोत के बारे में बहुत सारी बातें बोली है, जो उनके साथ रहते हुए व्यक्ति को आमतौर पर एक ही दिन में पाला नहीं पलटना चाहिए, इतना मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने बातें कही है, वो विचारणीय बातें। एक कमेंट उन्होंने किया जो शुरू में सबसे पहले सुबह, कि जब पुराने पत्ते नहीं झड़ते तो नई कोपले नहीं आती, बसंत नहीं आता। पुराने पत्ते झाड़ने के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे चली गई, क्योंकि अशोक गहलोत को अपने वादे निभाने थे उन लोगों से जिन्होंने उनकी पार्टी की सरकार बचाने के लिए, उनकी सरकार को बचाने के लिए योगदान दिया। उनके एहसान तले दब करके बसपा से आए लोग, निर्दलीय लोग और कांग्रेस के वो विधायक जो उनके साथ बने रहे, उनका एहसान चुकाया उन्होंने, पार्टी का काम। बिल्कुल, अब आज तो परिणाम आगे, लेकिन इसके बाद रिएक्शंस भी आएंगे, प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। अब देखना होगा कौन किसके साथ जीत हार में रहता है या नहीं रहता है। लेकिन सबसे अहम जरूर रहेगा अनिल जी कि इन 3 राज्यों में जीत तो हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किस पर मुहर लगती है, उसका भी इंतजार रहेगा कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस समीक्षा के लिए, और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।